जय हिंद। हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग आज पाँचवा अध्ययन देखेंगे। ठीक है, कौन सा अध्ययन? पाँचवा अध्ययन देखेंगे। हम लोग अभी कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी। ठीक है, क्लास 7 की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी में। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, हमारा अध्याय क्या है? पाँचवा यानी जल। हम लोग आयु के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है, देखिए एक एक कहानी से हम लोग समझेंगे। ठीक, पहले देखिए थलशाला क्या है। थलशाला एक छोटा सा है जो जिसमें पेड़ पौधा घरों में रख सकते हैं, कृत्रिम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। यानी जब आपके जल के बारे में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में कैसा चित्र बनता है। ठीक है, जैसे कि आप नदी को देख सकते हैं, नदी, जलप्रपात, जो वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोग सोचने लगते हैं। जैसे वर्षा के दिन में बच्चों सब क्या करते हैं कि एक कागज़ की नाव बनाते हैं और गड्ढे में धर देते हैं, वो तैरने लगता है। ठीक, उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ये बचपना, ये हर किसी के बचपना में से हुआ है। ठीक है, दोपहर तक गड्ढे में जमा जल जो है वो गायब हो जाता है। यानी जैसे बारिश ख़त्म हुआ उसके बाद जल धीरे धीरे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। वह जल कहाँ जाता है? ठीक है, वह जल कहाँ जाता है? सूर्य के ताप के कारण। ठीक है, किसके ताप के कारण? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है, यानी उड़ जाता है वो। ठीक है, ठंडा होने पर जल वाष्प। ठीक है, ठंडा होने पर क्या होता है? ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। क्या होता है? जैसे बारिश हुआ, ठीक है, बारिश हुआ, पानी लगा और सूर्य की प्रकाश यानी किरण की तापमान से, सूर्य की तापमान से वो पानी भाप बन गया, यानी भाप बन के ऊपर उठ गया। ठीक है, और उठा ना, ठीक, वो ठंडे होने पर क्या हुआ? जल वाष्प बन गया और संघनित होकर क्या बन गया? यानी एक जगह होकर वो बादल का रूप ले लिया। ठीक है, किसका रूप ले लिया? बादल का रूप ले लिया। ठीक, यहाँ से वो वर्षा हिम हिम हो या समित पृष्ठ के रूप में धरती पर क्या होता है? समुद्र पर नीचे गिरती है। यानी जब संगित होकर वो बादल का रूप ले लेती है, जब बादल का रूप ले लेती है तो वर्षा के रूप में हमारे धरती पर फिर से भेज देती है। ठीक है, क्या करती है? फिर से भेज देती है। ठीक, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदल रहता है, यानी हमेशा क्या रहता है? इस प्रक्रिया में बदलते रहता है जल। ठीक है, और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाते रहता है। यानी ये हमेशा एक साइकिल की तरह है। ठीक है, एक चक्र लगाते रहता है। ठीक, कभी संघन होगा, फिर वर्षा होगा, फिर वाष्पित होगा। ठीक है, वाष्पित होगा। ठीक, ये क्या है? एक चक्र है, जो वर्षा होने का एक चक्र है। ठीक है, कह रहा है कि जिस प्रक्रम में जल जो है लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है और महासागरों में, वायुमंडल में, धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, हम पृथ्वी हमारी पृथ्वी जो है थलशाला के समान है। किसके समान है? थलशाला के समान, जैसे इस तरह यहाँ दिया है। ठीक है, थलशाला के समान है। जो शताब्दियों पूर्व उपस्थिति था वही आज भी मौजूद है। जिस तरह पहले था उस तरह आज भी है। जिस जल का प्रयोग आज जो हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी बहता हो। यानी जब धरती बनी थी उस समय सारा महाद्वीप एक जगह थी। ठीक, धीरे धीरे फैला और फटते गया और बहुत सारे महासागर फैल गया। ठीक है, बहुत सारे द्वीपें भी बन गए। ठीक, तो ये क्या है? पानी से हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई कर सकते हैं, पानी से वर्षा होती है। ठीक है, एक प्रक्रिया है जो एक चलती रहती है, पहले भी चलती थी और आज भी है। ठीक है, कह रहा है कि जो अलोन है, ठीक है, अलोन जल का मुख्य स्रोत नदी, ताल, स्रोत एवं हिमनद है। यानी जो नदी का जल है, ताल का जल है, ठीक है, सोते या हिमनद के जल है, ये सब क्या है? एक मीठे जल है। क्या है? एक मीठे जल है। महासागरों एवं समुद्रों का जल जो है लवणीय होता है। क्या होता है? लवणीय, यानी खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते हैं। इसमें अधिकांश क्या होता है? नमक, यानी सोडियम क्लोराइड होता है इसमें। समुद्र की जल में, महासागरों के जल में क्या होता है?
सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, समझ गए। देखिए यहाँ एक चित्र दिया है आपको, देखिए देखिए पहले वाष्पित हुआ, ठीक है, वाष्प होकर ये यहाँ आया, संघित हो गया, संघनन हो गया, यानी एक जगह होगा, एक जगह होकर ये क्या होगा, फिर से वर्षण हुआ, और वर्षण के चक्र से वाह हुआ, यानी बहा समुद्र में गया। ठीक है, समुद्र में गया, जहाँ तहाँ जहाँ पानी रुका वहाँ गया, फिर वाष्प बन के, ये क्या है, ये चक्र है, क्या है, एक चक्र, जल चक्र है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा दिया है महासागर और झीलों का नाम। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ दक्षिण अंटार्कटिक महासागर है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है, कार्कटिक महासागर है, ठीक है, लाल सागर है, काला सागर है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है, ठीक, हिंद महासागर है, अरब सागर है। ठीक है, बहुत सारे सागर है जो आप देख सकते हैं एक बार। ठीक है, अब जल का वितरण देखते हैं, किसका, जल का वितरण, जल का वितरण कैसे होता है। ठीक है, जल का वितरण कैसे होता है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है 3/4 से कितने 3/4 जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी का संपूर्ण भाग पे 3/4 भाग क्या है, यानी 100% में आप कह सकते हैं कि 75% के लगभग क्या, किस चीज़ का है, जल का है। जल का स्रोत यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, जल का स्रोत यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, जल का स्रोत क्या है, ज़्यादा है। ठीक, यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। देखिए बहुत सारे जो जल है वो हमारे उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे, अभी यहाँ देखिएगा, क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है, नहीं, हमारे लिए उपलब्ध संपूर्ण जल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जल मीठा भी है तो बहुत खारा भी है, और खारा जल की संख्या ज़्यादा है, मात्रा क्या है, ज़्यादा है। निम्नलिखित तालिका में जल का वितरण प्रतिशत दिया गया है। ठीक, यहाँ देखिए कह रहा है कि लवणता जो है ये 1000 ग्राम जल में, ठीक है, मौजूद नमक की मात्रा होती है। ठीक है, महासागर की औसत लवणता कितना है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, उसमें अधिकांश मात्रा पाया जाता है। ठीक, देखिए महासागर में कितना है, 97.3 है, बर्फ क्षत्रक 2.0 है, भूमिगत जल में 0.068% जिसे हम लोग पीते हैं। ठीक है, हमारे मानव जाति के पीने के लिए, स्तनधारी के लिए पीने के लिए मात्र कितना है, 68% है। ठीक है, झीलों का लवण जल जो है 0.009% है। ठीक है, स्थलीय समुद्र का जो है, ठीक है, इसमें नहीं दिया है, नमकीन झीलें, जो नमकीन झीलें जो पानी खारा है वो 0.09% है। वायुमंडल की कितनी है, 19 है। ठीक है, नदियाँ कितनी है, 0.0001% है। सब मिला के कितना हो गया, 100% हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक वितरण, जल क्या था, जल वितरण था, कहाँ कितना जल था। ठीक है, ये कह रहा है कि इजराइल के मृत सागर जो है, अभी जो बताए थे मृत सागर, इजराइल का जो मृत सागर है 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। ठीक है, कितने पे, 340 ग्राम प्रति लीटर पर लवणता होती है। तैराक इसमें पलवा कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता से संघन बना होती है, यानी इसमें जब मृत सागर में कोई फानेगा ना तो वो डूबेगा ही नहीं, क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है नमक की वजह से। ठीक, इसीलिए वो तैरने लगता है। ठीक है, तो वहाँ नहाना भी उचित नहीं है। ठीक, ये कह रहा है कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, आपसे प्यासे जो है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास क्या हो, बुझा सकती है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम लापरवाही के कारण, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जल को बहुत सारे नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको उपयोग में नहीं लाते सही से। ठीक है, ये हमारे लिए बहुमूल्य क्या है, संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, बेवजह के पानी को बहा देते हैं। ठीक है, पीने वाले पानी। ठीक, ऐसा हम लोग से बचना चाहिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि महासागरीय परिसंचरण क्या है। ठीक है, महासागरीय परिसंचरण क्या है। ठीक,
कह रहा है कि समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। ठीक है, जब समुद्र की तट पे जाइएगा तो वहाँ पे चलने पर अजीब सा फील होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी ऐसे जगह पे आ गए जो दलदल टाइप से होता है, जो मिट्टी नहीं बालू की मात्रा होता है ज़्यादा। ठीक है, जिसे हम लोग पुलिन कहते हैं, बीच कहते हैं। ठीक है, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, अम्लवनीय गंध एवं लहरों का संगीत। ठीक है, इस सब क्या एक ऐसा लगता है कि एक जादुई जगह पे हम लोग आ गए। वहाँ ठंड हवा बहेगी, नमक वाला बालू मिलेगा। ठीक है, समुद्री पक्षी मिल जाएगी, आयु मिल जाएगी आपको, लहरों की एक संगीत, यानी लहरें जब आएगी तो उसका आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ठीक है, ये सब क्या है, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ठीक है, यानी ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या है, सम्मोहित कर रहा है। ठीक, ताल झील। ठीक है, ताल झील क्या है, ताल झील शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यानी ताल और झील के देखिएगा ना, ताल में जो पानी है, ठीक है, और ये झील में वो हमेशा स्थिर यानी रुकी हुई अवस्था में आपको नज़र आएगी। जबकि महासागरीय या समुद्र की जल देखिएगा वो हमेशा गतिमान होगी। ठीक है, क्या होगा, गतिमान होगा, यानी चलते रहेगा वो, कभी लहरों से, कभी हवाओं से, कभी कुछ भी, यानी थोड़ा भी हवा बहेगा वहाँ लहर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ क्या है, पानी रुकती नहीं, यह कभी कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों के इस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएँ। यानी तरंगे भी आएगी, ज्वार भाटा भी आएगी, धाराएँ आकर किससे टकराएगी। ठीक है, ये सब क्या है, एक गति की है। देखिए, विश्व में 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवृत्त किया जाता है। यानी हमें जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। विश्व में जल दिवस 22 मार्च को, इसे आप लोग याद करेंगे। ठीक है, देखिए तरंगे क्या है, तरंगे हैं। तरंगे देखते हैं, समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ठीक, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। यानी जब गेंद अगर समुद्र में आप फेंकते हैं किनारे के पास, तो लहर आएगी, फिर उस गेंद को बाहर ले आकर रख देगी, वो ले नहीं जाएगी, फिर ले आकर बाहर रख देगी। कितना प्रयास करिएगा वो बाहर ले आकर रख देती है। ठीक है, वो लेके नहीं जाती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उन्हीं को तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, जब समुद्र के तट पे क्या करता है, समुद्र की जो महासागरीय है सतह पर जो लगातार उठता और गिरता है, यानी जो लहरें आती है ऊपर गिरता है और नीचे आते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तरंगे कहते हैं। ठीक, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, क्या बहती है, जब समुद्री सतह पे पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जब हवा थोड़ा सा बहेगा तो फिर तरंगे उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, जितनी ही तेज पवन होती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती है। यानी ये खतरा के भी एक संकेत देता है। ठीक, जैसे जहाज़ लेकर आप गए, अब बहुत तेज़ से हवा बहने लगा और तरंगे भी बहुत लंबा लंबा लेकर आएगा, तो उसमें नाव डूबने की चांसेस 100% हो जाती है। ठीक है, देखिए तूफान में तेज आयु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। ठीक, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापित होता है। ठीक है, जब आता है तो बहुत ज़्यादा तबाही भी कर देता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार यह सब क्या है, एक विनाशकारी है। ठीक है, इसके परिणाम से हम 15 मीटर तक की, ठीक है, 15 मीटर तक की, ठीक है, जो 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती है। ठीक, जिससे सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी कहते हैं। जब 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल तैरती तरंगें जब ऊपर उठती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। बहुत ज़्यादा तबाही कर देते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। कितना, 150 मीटर मापा गया है। अब से सबसे बड़ा तूफानी, ठीक है, जो सुनामी आया है वो बहुत बड़ा तूफान था एक तरह से। ठीक है, तरंगे 700 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक अधिक की गति से चलती है। जब 150 मीटर की आई थी, जब मापा गया था, तो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती आ रही थी। ठीक, 2004 में, ठीक है, कब, 2004 में सुनामी से भारत के जो तटीय क्षेत्र से
क्षेत्र है में अत्यधिक विनाश हुआ था। ठीक, सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, 2004 में जब सुनामी आया था, ठीक है, बहुत भयंकर तूफानी सुनामी आया था, जिससे क्या हुआ था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा जो पॉइंट है भारत की, इंडिया पॉइंट दक्षिण भारत की, ठीक है, वो डूब गई थी, पूरा तरह से तहस नहस हो गई थी। ठीक है, देखिए सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा के क्या है, शब्द है, जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। ठीक है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, जापानी शब्द है। ठीक है, यही है जो आपको, ठीक है, ये आया था कब, 2004 में भूकंप आती, सॉरी, तरंगे सुनामी जो आई थी। ठीक है, देखिए किस तरह तहस नहस करके चली गई। देखिए ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, हम लोग ज्वार भाटा के बारे में देखेंगे कि ज्वार भाटा क्या है। ठीक, दिन में 2 बार, कितने बार, दिन में 2 बार, 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। ठीक, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब बहुत बार उठकर यानी जल को ऊंचाई तक ले जाकर फिर से गिरा देता है समुद्री तटों पर ले आके, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ठीक, तब जल अपने नियमित स्तर का तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यानी जल आया, ठीक है, ऊपर से आया, गिरा समुद्र के तटों के पास और फिर वापस चला गया, आने के क्रम में उसे कहते हैं ज्वार और जाने के क्रम में उसे कहते हैं भाटा। ठीक है, देखिए जो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। क्या करा है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों के बाद गुरुत्वाकर्षण बहुत है। ठीक है, बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या आ जाता है, ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, ज्वार भाटे आ जाते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय क्या होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकृत होता है, जिसके कारण ज्वार, उच्च ज्वार आते हैं। जैसे पृथ्वी के जो जल है, ठीक है, जो समुद्र है, जो सागर है, महासागर भी है, ठीक है, जैसे चांद के करीब जाता है ना, तो चांद अपने गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से वो उसे खींचता है। ठीक है, और उसे खींचने से क्या हो जाता है, ठीक, ज्वार उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्वार उत्पन्न हो जाता है। ठीक, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीधी में होते हैं, यानी एक ही समय होते हैं। ठीक है, एक ही समय क्या होते हैं, सूर्य भी होते हैं, चंद्रमा भी होते हैं और पृथ्वी भी होते हैं। तो उस समय सबसे ऊंची ज्वार, ठीक है, ज्वार उठते हैं, उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिशा में हो। ठीक है, लेकिन जब चांद अपने पर्थे में अंतिम चतुर्था में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। ठीक है, विपरीत दिशा से पड़ता है। ठीक, देखिए एक चित्र में बताया गया है। देखिए यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर क्या है, देखिए चंद्रमा है, और ये क्या करेगा, पानी को खींचेगा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए जाए, तो ये एक ज्वार को उत्पन्न कर देता है, जिसे यहाँ देखिए लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, या बृहत ज्वार भाटा कहते हैं। देखिए यहाँ सूर्य है, ठीक है, यहाँ सूर्य है और यहाँ चंद्रमा है और यहाँ पृथ्वी है। ठीक है, तीनों का एक ही बल लग रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, बृहत ज्वार भाटा आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, विपरीत दिशा में क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, कौन, चंद्रमा, महासागरीय जल पड़ता है। ठीक, परिणाम स्वरूप नीम ज्वार भाटा जो आता है, ऐसे ज्वार भाटा को क्या कहते हैं, हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, चित्र में हम आपको बता दिए थे। देखिए उच्च ज्वार जो है
नौ संचालन में सहायक होता है। क्या है? नौ संचालन में सहायक होता है। ऊंच ज्वार जो है नाव को चलाने में क्या होता है? एक सहायक देता है। यह जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, यानी जो तट है समुद्र का उसकी ऊंचाई तक पहुंचा देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जहाज़ों को आना जाना एक तरह से आसान हो जाता है। यानी बंदरगाहों पर क्या है ना, जहाज़ों को तक पहुँचने में सहायक होते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक, ऊंच ज्वार जो है मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। ऊंच ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है, यानी जब ज्वार आता है ना तो समुद्र की पानी लहरें के रूप में आकर क्या होती है? तटियों से टकरा जाती है और वहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ आ जा भी जाती है और बंदरगाह पे समुद्र जहाज़ को आना आसानी हो जाता है लहरें के साथ। ठीक है। तो मछुआरे बिना कठिनाई के क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार-भाटे से होने वाले जल के उतार-चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए भी किया जाता है? विद्युत क्या है? विद्युत उपयोग उत्पादन के लिए। ठीक है, विद्युत उत्पादन के लिए ज्वार-भाटे के भी उपयोग किया जाता है। ठीक, महासागरीय धारा क्या है? ठीक है, हम लोग इसे देखते हैं महासागरीय धारा क्या है। ठीक है, कह रहा है कि महासागरीय धारा जो है निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली एक क्या है? जल की धाराएँ होती है, यानी जो निश्चित रूप से बहती है, आती है, तटों पे टकरा जाती है, चली जाती है, आकर तटों पर टकरा के चली जाती है, उसे क्या सकते हैं? महासागरीय जल धाराएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? जल धाराएँ कहते हैं। ठीक है, महासागरीय जल धाराएँ गर्म या ठंडी हो सकती है। क्या है? महासागरीय जो जल धारा है वो गर्म भी हो सकती है और ठंड भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकती है। जैसे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो जल धारा है वो ठंडी है, जबकि आपको डुंड्रम में यानी विषुवत रेखा पर देखिएगा तो हमेशा आपको जल धारा गर्म आपको मिलेगी। ठीक है, हमेशा क्या होगा? गर्म मिलेगी। गर्म महासागरीय धाराएँ भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। कहाँ निकटतम होती है? भूमध्य रेखा के निकटम उत्पन्न होती है गर्म धाराएँ, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, यानी ध्रुवों की ओर चली जाती है। और वहाँ क्या होता है? ठंडी धाराएँ ध्रुव एवं उच्च अक्षांशों से क्या होता है? उष्णकटिबंधीय और निम्न क्या होता है? निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। तो लेबरोड महासागरीय जो है धाराएँ, ठीक है, शीत जल धारा होती है। क्या है? लेबरोड क्या है? एक शीत जल धारा यानी ठंडा जल धाराएँ है। ठीक है, क्या है? ठंडा एक जल धारा है। ठीक है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जल धाराएँ होती है। जब गल्फ स्ट्रीम जो है वो कौन सी धारा है? गर्म जल धारा है। ठीक है, महासागरीय जल धारा की किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है, यानी जब धाराएँ आती है, ठीक है, तो बहुत सारे मौसम में चेंज कर देती है। जब ठंडा आएगी गर्म के पास तो ठंडा बना देती है। ठीक है, ये जल धाराएँ क्या है? एक परिवर्तनशील भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्षेत्रों के तापमान को प्रभावित भी कर देती है। गर्म जो धारा है स्थलीय क्या है? स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएँ मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यानी जहाँ गर्म और ठंड जल धाराएँ मिलेंगी वहाँ क्या हो जाएगी? मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये जो रेखा गई है, ठीक, विषुवत वृत्त रेखा है। क्या है? विषुवत वृत्त रेखा है। ठीक, क्या है? विषुवत वृत्त रेखा है। ठीक, और बताइए ये रेड वाला जो जा रहा है ना, रेड वाला जो तीर लगा है वो गर्म जल धारा है, जबकि ठंडा वाला क्या है? एक हरा वाला क्या है? एक ठंडा जल धारा है। ठीक है, देखिए कैलिफोर्निया जो है यहाँ प्रशांत महासागर में, देखिए यहाँ पे कैलिफोर्निया जो धारा है ये क्या है? ठंड जल धारा है, जबकि अलास्का धारा जो है अमेरिका के पास है, अलास्का धारा ये गर्म जल धारा है। और उत्तरी प्रशांत अपवाह जो है ये भी गर्म जल धारा है। ये यहाँ आई रही है, जबकि यहाँ से क्या हो रहा है? विषुवत धारा जो है, विषुवत वृत्त धारा जो है ये गर्म धारा है। तो गर्म जल धारा जब चलेगी तो ठंडी जल धारा वापस आएगी। ठीक है, हेम्बल्ड जो पेरू नाम से जानते हैं, पेरू क्या है? ठंड जल धारा है। ठीक है, जबकि पश्चिमी पूर्व वायु भी क्या है? ठंड जल धारा है।
दक्षिणी विपरीत जलधारा जो गर्म जलधारा है, ठीक है। उत्तरी अंटार्कटिक अप्रवाह ये क्या है, एक गर्म जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक गर्म जलधारा है। और जो लेब्रोन है यहाँ पे, ठीक है, कनाडा के पास, ठीक, ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, और जहाँ आकर मिलेगी वहाँ पे क्या है, मत्स्य का पालन महत्व ज़्यादा होगा, ठीक है। इस साइड में देखिएगा किरोलिया जलधारा भी है, वही बताया। ओशिया जलधारा है, जो ओशिया जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, जबकि क्यूरोसिया जलधारा जो है ये ठंडी सॉरी गर्म जलधारा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पश्चिमी वायु अफवाह, ये सब के सब क्या है, ठंडी जलवायु है। औगलास जलधारा है, औगलास या जलधारा है जो अफ्रीका के जस्ट नीचे है, ठीक है। ये क्या है, गर्म जलधारा है। बेंजुआला जलधारा ये भी एक ठंडी जलधारा है, जबकि इक्वाडोर विपरीत धारा जो है, ठीक है, ये विपरीत धारा बहती है, ठीक। तो ये क्या है, गर्म जलधारा है, ठीक है। आप इसे ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक है। देखिए जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएँ मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है। जहाँ ठंडी और गर्म जल धारा मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है, ठीक। इनके परिणाम स्वरूप, ठीक है, इनके फलस्वरूप नौचालन में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए यही नौ संचालन के समय, ठीक है, आप टाइटैनिक के नाम सुने होइएगा, ठीक। टाइटैनिक जिस मार्ग से जा रही थी ना, तो वहाँ गर्म और ठंड जलधाराएँ दोनों थी, ठीक है, दोनों थी। जहाँ वो जा रही थी वहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक, कोहरा टाइप से था, तो वहाँ रुकने की वजह से वो टकरा गई थी, ठीक है, एक बर्फ़ की पहाड़ से टकरा गई थी, ठीक है, टाइटैनिक, और डूब गई। ना डूबने वाली जहाज़ डूब गई, ठीक है। देखते हैं निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि वर्षण क्या है, तो वर्षण एक क्या है कि एक प्रक्रिया है, ठीक है, जो वाष्प होकर, ठीक है, वाष्प होकर जल फिर वर्षा के रूप में बरसती है। जल चक्र क्या है, वाष्प होकर संघनन होकर, ठीक है, फिर वर्षा होती है, इसी को जल चक्र कहते हैं, ठीक। लहरी की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो लहरों की उत्पादन प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हैं, तो पहला हो जाएगा चंद्रमा और दूसरा सूर्य भी हो जाएगा, ठीक है। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाली कारक कौन कौन से हैं, तो देखिए पौने हैं, ठीक है, आंधियाँ है, सूरज है, चाँद है, ये सब क्या है, ये महासागरीय जलों की गति को उत्पन्न करती है। हमेशा गतिशील होती है, जो हम आपको बताए। थोड़ा भी हवा बहेगा तो गति करने लगेगी। ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होती है, तो ज्वार भाटा क्या है, एक क्या बोलते हैं उसको, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल लगने से वो थोड़ा प्रभावित होते हैं, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं या आकर तटीय क्षेत्रों से टकरा जाती है। महासागरीय धाराएँ क्या है, तो महासागरीय धारा, ठीक है, एक क्या है, महासागरीय धाराएँ, आप अभी बहुत सारे धाराओं की ठंडी जल धाराएँ, गर्म जल धाराएँ ये सब देखे हैं, ठीक है। इस सब के सब क्या है, एक धाराएँ हैं, ठीक है। एक तरह से तटियों पर आके टकरा जाना या उठ कर फिर वापस चले जाना, ये सब क्या कहलाते हैं, धाराएँ हैं, ठीक है, जो आकर आपस से मिलते जुलते हैं, ठीक है। देखिए कारण बताइए। कह रहा है कि समुद्री जल नमकीन होता है। देखिए समुद्री जल नमकीन होने के कारण क्या है कि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जिस वजह से समुद्री जल क्या है, नमकीन है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, यानी देखिए हमें जलों के प्रदूषित कर देते हैं कंपनी वगैरह, जो भी है नदी नाला में क्या करते हैं, उसका गंदगी पाइप डालकर छोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे जल क्या होता है, दूषित हो जाता है और हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। कह रहा है कि 3 का सही उत्तर चिन्हित कीजिए। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलते रहता है और महासागर एवं मंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाते रहता है, उसे क्या कहते हैं, तो जल चक्र कहते हैं। यही चक्कर लगा देता रहता है। सामान्य ख के देखते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय जो धाराएँ उत्पन्न होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि गर्म महासागरीय धारा उत्पन्न होती है कहाँ, तो भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, ठीक है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, तो ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है,
ठीक। यहाँ देखिए 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ लगाइए। कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर क्या होगा, ये बहुत विशालतम झील है। ज्वार भाटा जल से अधिक चढ़ाव या उतार को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपीय तरंगे है, क्या है, तीव्र भूकंपीय तरंगे। महासागरीय धाराएं क्या है, निश्चित निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जल धाराएं हैं, ठीक है। इसमें जल चक्र के बारे में नहीं दी थी, तो ये एक एक्स्ट्रा थी, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, ठीक है। जय हिंद।